के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपका ये एजेंडा आज तक पर स्वागत है। देश एक निर्णायक लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है कोरोना को हराने के लिए, और उसी जंग में देश के हर नागरिक के साथ आज तक शामिल है। और इसीलिए आज ई एजेंडा नॉन स्टॉप आज देखेंगे आप आज तक पर। शुरुआत हम करेंगे उसी मुद्दे के साथ जिसमें देश ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की नौबत आ रही है क्या। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अब देश में मामले 24,000 के पार पहुंच चुके हैं। हर राज्य अपने आंकड़े के साथ, अपने स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के साथ आपके सामने होगा आज तक पर। तो पहली कड़ी की शुरुआत देश के 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हम आपके साथ ये साझा करेंगे जानकारी कि कौन सा राज्य आगे है, कौन पीछे है लड़ाई में, कितने हॉटस्पॉट्स हैं, किसे क्या कदम उठाने हैं, किस राज्य से कौन सा दूसरा राज्य सबक ले सकता है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से इलाज मुमकिन है, क्या उम्मीद की एक किरण देश में जागी है। और इसी पर चर्चा के लिए स्वागत करती हूं आज के हमारे इस ई एजेंडा ई कॉन्क्लेव जो आप दिन भर देखेंगे, उस पर रघु शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बिहार के संजय झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और टीएस सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रघु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, राजस्थान में मामले लगभग 2034 है, 27 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मेरा सवाल आपसे यह है 2 बिंदुओं पर। एक तो लॉकडाउन को लेकर आपके राज्य की क्या सोच है इस वक्त, दूसरा कहां पर आपको लगता है ऐसे अभी भी कुछ मामले हैं जिसमें अगर बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ा जाए तो आप आंकड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, ग्राफ को नीचे ला पाएंगे। वो ग्राफ भी दिखा दीजिए जो हमने आज तक पर बनाया है तमाम राज्यों का। रघु जी। देखिए मैडम, जहां तक लॉकडाउन का प्रश्न आपने उठाया, लॉकडाउन हमारे यहाँ 22 तारीख को हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने, पहली सरकार थी पूरे कंट्री की जिन्होंने लॉकडाउन 22 से ही शुरू किया। जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था उस दिन हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया था, और 24 से फिर भारत सरकार ने भी लॉकडाउन कर दिया। तो लगभग अब 3 मई तक 40 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन हो जाएगा जब ये अवधि पूरी होगी जी। तो लॉकडाउन अगर इस समस्या का समाधान है, अगर ये भारत सरकार और पूरे कंट्री में ये अगर सहमति बनती है कि लॉकडाउन ही इसका समाधान है, हम इससे मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को रोक पाए हैं। निसंदेह इसमें कामयाबी हमको मिली है, क्योंकि हमारे कंट्री के हालात अलग तरीके के हैं। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जिन संपन्न और डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले उतना बढ़िया नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन तो यही था लॉकडाउन का, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री, क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है उनको अगर हम देखेंगे पहले, तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है अभी जी। और जो आंकड़े हैं सर, क्योंकि और जहां तक तैयारी की बात आपने पूछा जी, पूरी करें। देखिए हमारे राजस्थान में हमने ज्यादा जांचों पर जोर दिया है। 2 तरह की जांच, एक रैपिड टेस्टिंग किट की जांच थी और एक आरटीपीसीआर टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी थी। 2 मार्च को जब पहला केस आया इटली के टूरिस्ट के रूप में, यहाँ हमारे पास जांच की सुविधा नहीं थी बिल्कुल। हमने उनके सैंपल लेके पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजा। 1 दिन बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आई। उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें जांच की सुविधा राजस्थान में डेवलप करनी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2 मार्च से लेके आज 25 अप्रैल के बीच में हमारी जो जांच की कैपेसिटी है वो हमने 5006 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले 1 वीक के अंदर 10,000 टेस्ट, ये वो कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, आरटीपीसीआर टेस्ट। इसके बीच में हमने रैपिड टेस्टिंग किट, एक उम्मीद जगी थी कि भाई इनसे हम बल्क में सैंपलिंग कर पाएंगे, लोगों की जांचें कर पाएंगे, और एंटीबॉडी टेस्ट होने से लोगों का अंदाजा लग जाएगा कि स्प्रेड कितना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जब 12 कंपनियों को आईसीएमआर ने अप्रूव किया था,
12 को हमने मेल किया, उसमें से 4 ने रिस्पॉन्ड किया। 3 चाइनीज कंपनी थी, 1 साउथ कोरिया की कंपनी थी। हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया तो चाइनीज कंपनी ने ऑर्डर पहले दे दिया। उसके बाद आईसीएमआर को भी शायद चाइनीज कंपनी की सप्लाई मिल गई थी, उन्होंने 30,000 किट हमको भेजी, 10,000 किट हमने प्रिक्योर की। हमारे पास एसएमएस अस्पताल में जो भर्ती मरीज थे, जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव घोषित किया जा चुका था, हमने कहा इसकी जांच करवाना चाहिए रैपिड टेस्ट की कि इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना ये एक्यूरेसी है जी। तो हमने वो जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे 168 जो आरटीपीसीआर रैपिड टेस्टिंग किट थी इनकी जांच करवाई। अब आप बताइए कि उसमें जो मैचिंग था ना, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ इनका 90% मैच हो जाता, तब तो हम इसको आगे जारी करते। लेकिन जो परसेंटेज आया, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के हेड, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड, एक टीम बना के हमने इन रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करवाई, तो वो 5.4% कोरिलेट कर पाया उससे आरटीपीसीआर टेस्ट से, तो हमने इसको बंद कर दिया। हमने आईसीएमआर को लिखा कि ये रैपिड टेस्टिंग किट जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे जो टेस्टिंग में ये खरा उतरा नहीं है। फिर उसके बाद कई लोगों ने कहा कि राजस्थान पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन शाम तक आईसीएमआर ने भी पूरे राज्यों में इस टेस्ट को बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मेरी भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से वीसी हुई, उन्होंने भी अभी भी अलाउ नहीं किया इसको, वो लेबोरेटरीज में इसकी जांच करा रहे हैं। अगर ये खरा नहीं उतरता है तो वो खुद कह रहे हैं कि ये वापस भेज देंगे हम। तो एक तो ये, अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ कि भाई अगर लॉकडाउन खत्म करते हैं और ये फ्लेयर अप होता है तो इसको रोका कैसे जा सकता है। उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हम कितना बढ़ा सकते हैं कंट्री के अंदर। अभी जैसे भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, आप सब लोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जिस तरह से हमने कंटेनमेंट का प्रोग्राम किया, रूथलेस कंटेनमेंट, और उसके बाद में फिर भीलवाड़ा के बाद झुंझुनू हुआ, झुंझुनू के बाद में रामगंज आया। अभी रामगंज में हॉटस्पॉट बने हुए 6 पूरे स्टेट के अंदर। हमारे आज 9 बजे जो सुबह रिपोर्ट मिली मैडम, उसमें 2059 लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें से लगभग 500 लोग, 500 नियर अबाउट 500 लोग वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं, और हमने 200 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया अस्पतालों से। हमारे यहाँ पर सिर्फ 1137 लोग भर्ती हैं जो वार्डों में हैं अधिकांश। 4 लोग आईसीयू में है सिर्फ, उनमें से 3 लोग वेंटिलेटर पे हैं। हाँ। और ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 7 दिन में दिखाई, ये हमने राजस्थान में संक्रमण में वृद्धि दर में कमी लाए हैं हम। जो 7 दिन का हमने इवेल्यूएट किया है, ये जो स्प्रेड होने में इसके संक्रमण की दर को हम कम कर पाए हैं। और जो मोर्टिलिटी रेट है हमारी वो नेशनल मोर्टिलिटी रेट है 3.18। हाँ। हमारी 1.43 है। और जो भी लोगों की कैजुअलिटीज हुई राजस्थान में वो अन्य बीमारियों की वजह से हुई, एक भी पेशेंट सिर्फ कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई है। नहीं, कोविड अपने आप में इतना खतरनाक है भी नहीं। कोमॉर्बिडिटी जब होती है, अन्य कोई बीमारी हो, तब बहुत सीरियस हो जाता है मामला। और अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें 27 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। रघु जी, 3 बातें जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी आपकी बात में। एक, दलगत राजनीति से उठकर आगे बढ़ना होगा। रैपिड टेस्टिंग किट पर आपने फ्लैग ऑफ किया, आईसीएमआर ने भी उसके बाद कहा कि ये टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल अभी देश में रोक दिया जाए। ये जरूरी होता है कि हर कोई पारदर्शिता के साथ एक दूसरे से सीखे, समझे और आगे के रास्ते को तय करे। आपने भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया, लेकिन वहीं पर रामगंज का भी मॉडल है जो फेल होता हुआ दिख रहा है। हॉटस्पॉट्स और वहां पर बढ़ते मामले बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तीसरी बात, थोड़ा सा मैं आऊंगी सर आपके साथ। तीसरी बड़ी बात जो आपने कही है, मोर्टालिटी रेट। राजस्थान में यह देखा गया है कि बहुत सारे केसेस होने के बाद भी जो मोर्टालिटी रेट है उसमें कमी है। यहां से दूसरे राज्य क्या सीख सकते हैं, इन सब पर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन अब अगले मेहमान के पास चलते हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगी रघु शर्मा जी। मैं अब सीधा बिहार लिए चलने चाहती हूं, उसके बाद सिंह देव साहब मैं आपके पास आऊंगी। बिहार में संजय झा जी 200 से ज्यादा मामले अब आ चुके हैं। बिहार में जो आरोप शुरू से लग रहा है, क्योंकि टेस्टिंग को ही लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये आरजेडी का लगातार आरोप है कि टेस्टिंग की सुविधा यहां पर नहीं है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में है वो अभी तक पूरी तरह से फुल मोशन में तैयार नहीं है इसको झेलने के लिए। क्या होगा आपका जवाब? और लॉकडाउन पर भी सर, लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने पर 3 मई के आगे वाले सवाल पर भी जवाब दे दीजिएगा जी।
अब फुल मोशन में है। लगभग 15,000 टेस्ट अभी तक हो चुका है और 200 से ऊपर लोगों का पॉजिटिव आया है। फॉर्चुनेटली डेथ अभी सिर्फ एक है, और वो भी डेथ उनका दोनों किडनी फेल था जो आप बता रही थी, वही उसी परिस्थिति में वो उनका डेथ हुआ। और उसके अलावा 1000 टेस्ट हम लोग पर डे करते हैं। सबसे बड़ी बात, देश में शायद पहला स्टेट है जो इस स्केल पे कर रहा है कि जैसे पोलियो में अभियान चलता था डोर टू डोर स्क्रीनिंग, ऐसे हम लोगों ने लगभग 4.25 करोड़ लोगों का डोर टू डोर स्क्रीनिंग पिछले एक वीक में किया है। जो 5 जिला हमारा हॉटस्पॉट है उसमें हर एक घर को हम लोगों ने कवर कर लिया। 23,000 लोग हमारे विदेश से आए थे, उन लोगों के गांव को पूरा स्क्रीनिंग कर दिया है। उसमें जो सिम्टम दिखाई पड़ता है उनका हम फर्दर टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा आपको जिसके एरिया में इंडिविजुअल केस भी आया है, उस 3 किलोमीटर के रेडियस में हमने आशा वर्कर के माध्यम से, लोकल प्रशासन के माध्यम से पूरा स्क्रीनिंग करा लिया है। तो इससे ऑलमोस्ट हम लोग 1/3 स्टेट या उससे ज़्यादा कह सकती हैं जिसको स्क्रीनिंग करा लिया। फर्दर इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक रैपिड टेस्ट की बात है, ये सही बात जो हमारे पहले बोल रहे थे, यहाँ पर भी हम लोगों ने रैपिड टेस्ट किया था। मुझे नहीं पता चाइना का मॉडल क्या है, क्या टेस्टिंग होता है, वो एक्यूरेसी नहीं आई, वो फेल हो गया यहाँ पर भी, बिहार में भी। तो रैपिड टेस्टिंग तो इमीडिएटली दिखता नहीं है जब तक ICMR कोई गाइडलाइन नहीं देता है। लेकिन बिहार में जहाँ तक मोर्टेलिटी रेट की बात है, डेथ मैंने बताया एक है। टेस्ट की बात है, टेस्ट का स्केल बढ़ गया है, काफ़ी सारा टेस्ट हो रहा है। और बिहार का अपना एक जो मैंने बताया कि जो स्क्रीनिंग किया जा रहा है, ये पूरे जगह पर बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन सारे लोगों को स्क्रीनिंग किया जा रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग एक चीज है कि ये जो 200 केस आप देख रही हैं, उसमें 3 सुपर स्प्रेडर है। एक आदमी ने 30, 35, 40 आदमी को बीच में फैला दिया जो दुबई से आए थे। खुद परसों ठीक होके चले गए, 35 आदमी भी पॉजिटिव होकर के पड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 40% के बीच में इस 3 आदमी ने जाकर के स्प्रेड कर दिया। शायद थोड़ा केयरफुल रहते तो ये परिस्थिति नहीं होती। तो कोई आउट ऑफ हैंड कोई चीज है बिहार में जो लगता था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में चीजें हैं। और मुख्यमंत्री डेली मॉनिटर कर रहे हैं, अपने घर से ही बाहर नहीं निकले हैं पिछले 1 महीने से, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लॉकडाउन की जहां तक बात है, 27 तारीख को प्रधानमंत्री जब बात करेंगे सारी मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि 22 तारीख के बाद, अभी हमारे पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे, बिहार में भी 22 तारीख को ही हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था। और 16 मार्च को बिहार का असेंबली बंद कर दिया नीतीश जी ने। और जब 22 तारीख के बाद हमारा काम सब रूरल एरिया में थोड़ा शुरू हुआ है, चीजें बदली हैं। अब 27 को क्या लाइन लेते हैं वो तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री को तय करना है, जब मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और ये जरूर बड़े स्केल पे स्प्रेड कर जाता, वो चेन ब्रेक जरूर हुआ है, वो बिल्कुल विजिबल है। और आगे क्या करना चाहिए, कैसे ओपनिंग होना चाहिए लोगों में, एक हम जो बिहार में देख रहे हैं, जरूर थोड़ी परेशानी, लोग तनाव में भी है, लेकिन उनका कॉपरेशन रहा, इस वजह से हम लोग बिहार में सक्सेसफुल कर पाए सारी चीजों। संजय जी, 2 सवाल है जो छूट गया है। मैं टी.एस. सिंहदेव साहब के पास जाने से पहले छोटा छोटा जवाब आपसे चाहती हूँ। देखिए, आपने टेस्टिंग पे कहा कि आपने बढ़ाया है, अब आप 1000 पर पहुंचे हैं, लेकिन ये सच्चाई थी कि पहले टेस्टिंग का एवरेज देश के अन्य राज्यों से कम था। दूसरा सवाल, अगर मजदूरों के हम पूरे मामले को देखें देश में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि भारी तादाद में यहां से लोग अन्य राज्यों से गए थे। अब जो मजदूर पहले से वापस आ गए हैं, उनमें से जानकारी आ रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी है और वो इस पर अनशन पर बैठे हैं। इस पर आपका जवाब। कोटा में जो छात्र बचे हैं, कई राज्य उन्हें वापस लेने के लिए जुगत लगा रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि फिर लॉकडाउन का अर्थ क्या होगा। मजदूरों को लेकर आपकी सोच, कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको लेकर आपकी सोच, दोनों पर सरकार क्या सोच रही है, बताइए। अंजना जी, बड़ा इसमें मैं बताऊं, मजदूरों को लेकर के जो भी मजदूर आया है, मुझे ख्याल से 5-6 लाख लोग तो ऑलरेडी 22 तारीख से काम पे लग गए हैं बिहार में। अब बिहार में रूरल एरिया में ये अपॉर्चुनिटी है
जो बहुत लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिनके जॉब कार्ड नहीं भी है उनका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। जिस डिपार्टमेंट को मैं देखता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, उसमें भी बड़ी संख्या में जो एंटी इरोजन वर्क है उसमें लोग लगे हैं काम करने में विद सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी एक प्रोटोकॉल होम मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है। और इसके अलावा आगे जब भी ये ओपनिंग होगी, निश्चित रूप से जो भी मजदूर जिनका घर है, क्योंकि ये बात सही है कि एक स्थिति बहुत भयावह है, तो उस परिस्थिति में लोग परेशान हैं, आना भी चाहते हैं। तो जो भी लोग आएंगे, तो बिहार में पिछले 1 महीना में 6,000 करोड़ रुपया रूरल एरिया में बिहार सरकार ने दिया है। मैं लंबा डेटा हो जाएगा जब मैं बताने लगूंगा। और बिहार के बाहर भी जो मजदूर हैं, शायद अकेला स्टेट बिहार है जो अपना ऐप डेवलप करके 14 लाख मजदूर जो आउटसाइड बिहार है, नॉट इन बिहार, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर चुका है। और 8 लाख का और प्रोसेस हो रहा है, शायद 20 लाख से ऊपर मजदूर के खाते में ये पैसा जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये प्रॉब्लम तो है, स्केल बहुत बड़ा है, स्केल बहुत बड़ा है जी। ये बच्चे भी हैं सर जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं, कोटा पर आप आए नहीं, कोटा के ये बच्चे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। नहीं हमारे देखिए मेरा इसमें नहीं मेरा इसमें कोटा से कुछ बच्चे आए भी यहाँ पर, जब वहां से अंजना जी, कोटा से बच्चे आए भी यहाँ पर पहले, और जब वहां से पास दे करके भेजा गया यहाँ पर बिहार में, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई स्क्रीनिंग करके, नॉर्मली हमारे यहाँ बॉर्डर पे ही कैंप बनाया हुआ है, जो उस कैंप में 14 दिन आपको क्वारंटीन में रहना पड़ता है। तो सीएम ने कहा कि नहीं भाई, ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, इनको यहाँ पर नहीं रख के स्क्रीनिंग करके गाइडेंस देके इनको होम क्वारंटीन में ही भेज दो। ऐसे बच्चे भी गए हैं। मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि एक प्रोटोकॉल आपने दिया, WHO का प्रोटोकॉल है, आप एक प्रोटोकॉल भारत सरकार देती है, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी निकालती है, हम किसकी बात माने? अब कोटा में जो बच्चे जाते हैं वो 2 साल के लिए जाते हैं, पूरा इकोनॉमी कोटा का इन्हीं बच्चों से चलता है। वो वहां जा करके, वहां तो जरूर वहां के सरकार को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जो आज की परिस्थिति है, अगर उनके हेल्थ के लिए ही या उनके परिवार के लिए ही हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, इसके अलावा 17 लाख लोग बाहर हैं जी, ठीक है, यह परिस्थिति है, लेकिन हम लोग की पूरी सहानुभूति है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में हम लोग लेके आएंगे उनको। चुनौती बड़ी है और हर राज्य सरकार किस तरह से आगे ले जाए, इसी के लिए ये चर्चा हो रही है, ताकि देश भी पारदर्शिता के साथ जान पाए कि सरकारें क्या सोच रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अब टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर जो भी कदम सरकार इस वक्त उठा रही है, सबसे पहले तो टीएस सिंहदेव साहब, आप पहले भी आज तक पर आते रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर, उसकी मियाद को लेकर जो परिस्थितियां आपके राज्य में है, आपका क्या सबमिशन रहेगा? क्या आपको लगता है कि इसको बढ़ाने की जरूरत है? 3 मई तक लगभग 43 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन के। लॉकडाउन पर आपकी सोच, आपके राज्य को देखकर जो परिस्थितियां हैं, टेस्टिंग के आंकड़े हैं और कोरोना के मरीजों के बढ़ने के मामले हैं। अंजना जी नमस्कार, रघु जी को और झा जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। लॉकडाउन 3 मई तक 40 दिन के रखने के अनुपालन में हम सब धीरे धीरे लॉकडाउन से निकल रहे हैं। आज की सच्चाई यही है कि कोरोना हमारे बीच में है और आने वाले समय में इसके फैलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। हम इससे कैसे डील करेंगे, इस परिस्थिति से हम कैसे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बचा सकेंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे, आने वाले दिनों की यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जो लक्षण के बिना असिम्प्टोमेटिक कोरोना कैरियर्स हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। ये 80% लोगों को जो कोरोना कैरियर्स हैं उनको पता भी नहीं रहेगा कि वो कोरोना कैरियर्स हैं। न खांसी के लक्षण, न बुखार के लक्षण, न सांस लेने की दिक्कत के लक्षण, और वो कोरोना कैरियर्स होंगे। और यही बहुत बड़ा प्रतिशत, प्रभावित लोगों का बहुत बड़ा प्रतिशत है जो उसको आगे ले जाने का अनजाने में काम कर जाता है। लॉकडाउन की जो सोच थी वो यही थी कि हमारे पास वो तैयारियां नहीं थी, ना तो टेस्टिंग की, ना रैपिड टेस्टिंग किट्स की, ना अन्य व्यवस्थाओं की। तो समय लेने के लिए एक बार भी अगर फैलाव हो जाए, कोरोना का व्यापक फैलाव हो जाए, जब हम तैयार नहीं थे पूरी तरह से,
तो क्या कदम उठाया जा सकता था? तो हमारे देश के पास दूसरा विकल्प नहीं था, हमको लॉकडाउन के लिए जाना था। देश दुनिया में अन्य देशों में दोनों विकल्प लोगों ने अपनाए, लॉकडाउन भी किया, कर्फ्यू भी किया, ओपन भी रखा समाज को, और अलग अलग परिणाम, अलग अलग अनुभव सामने आए। हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार, हमारी तैयारी के अनुसार लॉकडाउन का विकल्प नहीं था। आज जो आपने पूछा कि लॉकडाउन के आगे की क्या सोच होनी चाहिए, अब कहीं ना कहीं फैटिग, कहीं ना कहीं एक थकावट भी कई लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन कब तक। इस सच्चाई के साथ अगर हमको जीना है कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा, लॉकडाउन से या किसी परिस्थिति से वो समाप्त नहीं होने वाला। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कम से कम 6 महीने और आने वाले दिन स्पाइक के हो सकते हैं, चाहे वो अप्रैल का आखिरी सप्ताह रहा हो, चाहे मई का पहला सप्ताह रहा हो। अब जून जुलाई की भी बात हो रही है कि स्पाइक आने वाले दिनों में आएगा। तो अकेले लॉकडाउन से हम कोरोना के आगे चले जाएंगे, ये नहीं होने वाला। तो हमारे नागरिकों से पूरे पारदर्शिता से, पूरे ईमानदारी और पूरी सच्चाई से इन संभावनाओं को शेयर करते हुए हमको जीवन जीने की शैली बदलते हुए हमको गतिविधियों में उतरना पड़ेगा। ये 3 मई हो, चाहे उसको बढ़ाइए या उसके पहले से आज भी डायरेक्टिव आया है केंद्र सरकार का कि शहरों के बाहर की दुकानों को खोलिए। तो दैनिक गतिविधियों में जहां हमको भागीदार बनना पड़ेगा, वहां पूरी मुस्तैदी से, पूरी सजगता से हमको वो सारे उपायों को अपनाना पड़ेगा जो दवाई के अभाव में हम अभी अपनाने की ट्रेनिंग में एक तरह से ये लॉकडाउन के पीरियड में रहे हैं। ठीक है। हाथ नहीं मिलाना, हमको प्रणाम करना, पैर पड़ना भी तो एक दूरी से पैर पड़ना कहीं नजदीक, ये हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं थी। हमको हाथ धोना, इतना मैंने भी कभी हाथ नहीं धोया जीवन में, लेकिन 20 सेकेंड की जो बात आती है, कोरोना के कीटाणु को मारने की एक क्रिया हाथ धोना साबुन से बन जाती है। उससे अतिरिक्त ये मास्क पहनना, एक फिजिकल दूरी बना के रखना, इसको आने वाले समय में हमको अपना के जीवन शैली में अहमतम हिस्सा देना पड़ेगा। और धीरे धीरे सामाजिक, आपने कहा कि लॉकडाउन, तो आज लॉकडाउन और कल हमने स्विच दबाया और पूरे सामाजिक गतिविधि एक बारगी हमने पूरे ओपन कर दिया कि सब कुछ एकदम ओपन। तो ये कोरोना के संभावनाओं को, उसके इंसिडेंट्स को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। जिस लॉकडाउन से हमको निकलना है, तो सुझाव बतौर कुछ लोगों ने मेरे सामने भी ये ख्याल रखा, मैं आपसे माध्यम से और आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, सभी साथियों से शेयर कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इसे निकालिए। कि अगर एकदम लॉकडाउन है कि बाहर नहीं जाना, तो एकदम से नहीं खोलना चाहिए। आप 2 घंटे के लिए फर्स्ट हाफ में, 3 घंटे के लिए फर्स्ट हाफ में खोलिए, 3 घंटे के लिए सेकेंड हाफ में खोलिए। लोगों में आदत डालिए, ये ना वो सोचे कि नहीं अब तो लॉकडाउन सरकारों ने हटा दिया है, मतलब कोरोना खत्म। कहीं उसके चलते उनसे अनजाने में ऐसी व्यवहारिक कमी ना आ जाए। भाई सरकार ने तो कहा कि अब कोरोना की ऐसी स्थिति नहीं है, तभी तो लॉकडाउन हटाया। तो ये सारी जानकारियों के साथ, सारे पारदर्शिता के साथ, ये आम जनों के साथ कोरोना हमारे बीच में रहेगा, इस सच्चाई को साझा करते साथ हमको आगे बढ़ना। ठीक है, आपने मुख्य कहा कि जागरूकता बहुत जरूरी है, वो आपने बताया भी कैसे हाथ धोना है, दूरी रखनी है, ये सब लगातार समाज में फैलाया जा रहा है। लॉकडाउन लेकिन अभी जारी है 3 मई तक, आगे बढ़ाने पर आपका ये मानना है कि एग्जिट प्लान धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपके पास रघु जी वापस आना चाहती हूँ। देखिए, लॉकडाउन को अगर कारगर करना है तो मैं आखिर में प्लाज्मा थेरेपी और जो उम्मीद की किरण जगी है इलाज के, उस पर आप तीनों के पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले रघु जी देखिए, सवाल इस बात का भी है कि क्या चाहे वो राज्य हो, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टियां हो, एकजुट होकर एक सोच के साथ आगे बढ़े। राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ पॉज बटन है, लेकिन राजस्थान साफ बताता है कि पॉज बटन नहीं, अभी तो जिंदगी बचाने के लिए यही उपाय है। न दवा है, न वैक्सीन है। अगर आपने भीलवाड़ा में कुछ किया तो आपने सुपर कर्फ्यू लगाकर एक हॉटस्पॉट जोन में बफर जोन तक बनाया और उसके बाद उसको अलग किया रामगंज में, लेकिन मामले लगातार बढ़ते रहे। मेरा सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन अभी सबसे बड़ा हथियार है, इसको विश्व में कोई नहीं नकार सकता, खास तौर पर भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में। और राजस्थान में इससे बेहतर कौन
कोई बता सकता है जो आप लोगों ने देखा है अपनी आंखों से? और सवाल यह भी उठता है, अगर केसीआर तेलंगाना में कहते हैं सभी मजदूरों को हाथ जोड़कर कि आप यहीं रुक जाइए, हम आपके खाने की व्यवस्था करेंगे, अभी मत जाइए नहीं तो लॉकडाउन बेमानी हो जाएगा, तो यही आपको भी कारगर कदम और संदेश देना होगा, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोटा के बच्चे हो। रघु जी, दोनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, देखिए जिस तरह अभी संजय जी ने बोला था, वो बच्चों को हम बहुत कंफर्टेबली यहाँ रख रहे हैं। राजस्थान सरकार उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही है। ये तो उन्हीं का दबाव है कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे दबाव आया उनके पेरेंट्स का, उन्होंने भारत सरकार से बात की, यहाँ 250 बसें भेजी, तभी बिहार का प्रेशर, जो बच्चे यहाँ कह रहे थे, रोने लग रहे थे कि हमें अपने माँ बाप के पास जाना है, तब केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने मना कर दिया। बाकी राज्य सब तैयार हो गए। मध्य प्रदेश के बच्चे जा रहे हैं, उत्तराखंड के बच्चे चले गए, उत्तर प्रदेश के चले गए, गुजरात के चले गए। एक बिहार ऐसा राज्य है जिसने कहा कि हम इन बच्चों को नहीं लेंगे। सवाल ये, संजय जी अलग बात कर रहे थे। और सेकेंडली, यहाँ पे तो 31 लाख मजदूरों को 2,500 रुपया उनके अकाउंट में डाला है राजस्थान की सरकार ने। हमने जो बीपीएल फैमिलीज थी, स्टेट बीपीएल फैमिलीज थी, अंत्योदय वाले थे, उनके 2-2 महीने का राशन एडवांस में उन लोगों को दिया है। 78 लाख जो पेंशनधारी है, उनकी 2 महीने की पेंशन उनके अकाउंट में डाली है। और राजस्थान पहला स्टेट है जहां मुख्यमंत्री जी ने डेस्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है, बेसहारा लोगों को जो किसी स्कीम के अंतर्गत कवरेज में नहीं आते हैं। 1.5 लाख लोगों का डाटा बनाया राजस्थान में, उन सब के अकाउंट में 2,500 रुपए। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो कलेक्टर से कहा इनको 2,500 रुपए कैश दे के आओ, सूखा राशन दो इनको। तो कोई राज्य पीछे नहीं हट रहा है। रहा सवाल अभी आपने पूछा लॉकडाउन के बारे में, तो राहुल गांधी जी ने कहा पॉज बटन है, ये सही है, लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, ये सच्चाई है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो लॉकडाउन की पीरियड की अवधि है, इसमें अगर हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज को डेवलप करें और मजबूत करें, तब एक सोशल अवेयरनेस, जैसा अभी कहा सिंहदेव साहब ने, कि हमको इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ सकती है। उसमें आप हाथ नहीं मिलाएंगे, मास्क लगाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहना ठीक नहीं होगा, मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता हूं। तो ये जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं, उनको हम अपनाते हुए जिए, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, टेस्टिंग फैसिलिटीज को हम बढ़ाएं, वही काम हम लोग कर रहे हैं लगातार। आप बताइए कि राजस्थान में जब एक भी टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी, इस 1.5 महीने की अवधि में हम 5,006 टेस्ट पर डे कर सकते हैं आज, और आने वाले 1 वीक के बाद में 10,000 टेस्ट पर डे करेंगे। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वेंटिलेटर्स, हमारे पास अभी करीब 1378 वेंटिलेटर्स सिर्फ कोविड के लिए हैं, बाकी वेंटिलेटर्स तो अलग बात है। हमने हर मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में 500 बेड सिर्फ कोविड के लिए रखे हैं, ओपीडी अलग रखी है। बाकी बीमारियों को एड्रेस करने के लिए 400 वैन पूरे राजस्थान के हर सब डिविजनल मुख्यालय पे घूम रही है, पूरी हमारी टीम उसमें है, ताकि लॉकडाउन की इस अवधि में या कर्फ्यू की अवधि में, हमारे यहाँ 48 जगह कर्फ्यू है मैडम, अब वो लोग बाहर नहीं निकल रहे जिनके दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, या हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं जिनकी डिलीवरी ड्यू है, अब उन तक अगर हम हमारी सुविधाएं नहीं पहुंचाएं ड्यू टू कर्फ्यू या लॉकडाउन, वो भी नाइंसाफी है। इसलिए हमने उसके भी इंतजाम किए हैं। राजस्थान में 400 मेडिकल वैन पूरे स्टेट में घूम रही है, पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ, वो लेके आएंगे अस्पताल में उनको, चाहे डिलीवरी की बात है, चाहे दूसरी गंभीर बीमारी के मरीजों की बात है। रामगंज में क्या चूक हुई स्तर पर राजस्थान में कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ रहे जी। रामगंज में क्या चूक? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए भीलवाड़ा में और रामगंज में मैं चूक नहीं हुई है मैडम। रामगंज की बसावट, ये वॉल सिटी का एरिया है, मैं आपको पूरी बात कह रहा हूँ कि वहां पे ये डेंस पॉपुलेटेड, बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और पुरानी हवेलियां हैं। एक मकान में 10-10, 15-15 फैमिली, एक फैमिली में 5-5, 6-6 लोग। अब वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक चुनौती था। हमने क्या किया, इसका जो पॉपुलेशन बेस्ड मैपिंग किया पूरे एरिया का, करीब 2-2.5 लाख लोग रामगंज के अंदर रहते थे, तो हमने उसको 30 क्लस्टर्स में बांटा और वहां से हर रोज हर क्लस्टर से
21 सैंपल रैंडम लेके 630 जांचें अकेले रामगंज से करने का निश्चय किया। उसी का परिणाम है कि आज रामगंज में स्थिति हमारे कंट्रोल में है। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला स्टेट बन चुका है। 75,000 टेस्ट किए हमने अभी तक, 75,000 टेस्ट। और हमारे यहाँ पर आइसोलेशन के 23,000 बेड हमने चिन्हित कर रखे हैं। उसके अलावा हमने जो सरकारी क्वारंटाइन की फैसिलिटी है वो 1 लाख बेड की, उससे ज्यादा की हमने डेवलप की। अभी जो जहां साहब कह रहे थे ये एक्टिव सर्विलेंस का काम या पैसिव सर्विलेंस का काम, हमने निरोगी राजस्थान के साथ इस 1 साल जब हमारी सरकार का पूरा हुआ तो हम तो पहले ही तैयारी कर रहे थे निरोगी राजस्थान की। उसके लिए हमने पूरे राजस्थान से 42,000 रेवेन्यू विलेजेस है हमारे यहाँ, एक हमारी बहन और एक हमारे भाई को स्वास्थ्य मित्र के रूप में चिन्हित कर रखा था। ये पूरी टीम आशा और एएनएम सब ने मिलकर, हमारे यहाँ करीब 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान की जी। कई घरों में 2-2, 3-3 बार एक्टिव सर्विलेंस हुआ है। हम तो 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को जाके देख चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब लक्षण वाली चीजें तो खत्म हो गई। पहले एक्टिव सर्विलेंस में जिनमें सिम्टोमेटिक केस मिलते थे, ILI केसेस मिलते थे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते थे। अब तो प्रॉब्लम ये है 80% वो लोग हैं जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं है और वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अब समस्या सबसे बड़ी चुनौती, ये सबसे बड़ी चुनौती रघु जी बन गई। जी मैं उस पर आऊंगी सर, प्लाज्मा थेरेपी में आऊंगी। अभी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप भी सिंहदेव साहब कैबिनेट मंत्री हैं, संजय जी, आप लोगों के पास आंकड़े आ रहे होंगे। अगर एक लाइन में आप सिर्फ बता दें कि जो ताजा आंकड़े आपके पास आए हैं, पूरे राजस्थान में कितने हॉटस्पॉट्स हैं इस वक्त जहां पर सुपर सर्वेलेंस रखने की जरूरत है, सुपर कर्फ्यू हॉटस्पॉट्स? हाँ देखिए मैडम, हाँ राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, 33 जिले हैं और 33 जिलों में 26 जिलों में पॉजिटिव केसेस हैं अभी। उसमें से 6 जिले ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बने हैं, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है और टोंक है। 6 जिले हॉटस्पॉट है। बाकी 6 जिलों में 30 से लेकर 90 पॉजिटिव केसेस के बीच में है और 16 जिले ऐसे हैं जहां पर 30 से कम पॉजिटिव केसेस हैं। ठीक है। और उसमें से हम जैसे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में पॉजिटिव केस नहीं है हमारे पास अब तो, और जो जिले जहां पर 1-1, 2-2 पॉजिटिव केस आए वहां सिचुएशन कंट्रोल में भी है। कोई एक फैमिली की वजह से फैला है, कोई एक व्यक्ति की वजह से फैला है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है कहीं भी। ठीक है सर, ठीक है। संजय जी, लॉकडाउन पॉज बटन है या फिलहाल के हालात में लाइफ सेविंग यानी जीवन बचाने वाला बटन है? इस पर आप लोग स्पष्ट रूप से, जब मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से प्रधानमंत्री की बैठक होगी तो क्या बिहार की तरफ से कहा जाएगा? और जिन लोगों को आपने भी बताया, कई मजदूर आए हैं, कई बच्चे आए हैं, उनको अलग अलग जगहों पर आपने बताया कि कई बच्चों को आप टेस्टिंग के बाद उनके घर पे भी भेज रहे हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं जिनको क्वारंटीन में शायद आपको 15 दिन 20 दिन रखना पड़े? संजय जी। नहीं अंजना जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोग थोड़ा इम्पेशेंट जरूर हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम तो बिहार में देखा है, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ह्यूज है। 1100 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में है और बाहर से भी लोग आए हैं। तो उस डेंसिटी, जब इतना पॉपुलेशन का है तो लॉकडाउन ही एक तरीका था। और आप आश्चर्य होगा आपको कि गांव में लोगों ने ऑलमोस्ट अक्षरशः इसको माना है और उसका एडवांटेज ये हुआ कि ये कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं किया। जो 3-4 जिला जहां ज़्यादा ये जिसको आप हॉटस्पॉट कह सकती है, उसमें एक मुंगेर है। अब मुंगेर का एक जगह है जमालपुर। अब जमालपुर एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर 20-25-30 लोगों को हो गया है ये इशू। उसी तरह नालंदा में है, उसी तरह आपको सिवान में है। ऐसे 3-4 जिला और उसके अलावा 6-7 जिला में सिंगल 1-2 केस करके आया है। लार्ज स्केल स्प्रेड नहीं किया। ये जो मजदूर बाहर से आए थे उनको हम लोगों ने जरूर रखा पंचायत के स्कूल में, क्वारंटीन में 14 दिन 15 दिन, या बॉर्डर पे जो हम लोगों ने रखा उसमें, तो उसमें कोई ज़्यादा हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ा है कि कोई ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ हो।
और जो एक सिंहदेव साहब बोल रहे थे वो बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे कि इसको फेज वाइज ही आपको अगर खोलना हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से या जो लोगों से बात होती है उनसे जो समझ आई है कि उसको सडनली अगर खुलेगा लोग सारे सड़क पे निकल जाएंगे, तो वो फीलिंग नहीं देना चाहिए। लोगों को नए तरीके से जीने का जो सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। अब हम लोगों को शायद वो जीवन ना मिले इमीडिएटली जो प्री कोरोना लाइफ हम लोग जीते रहे। इमीडिएटली तो नहीं दिखता अगले 6 महीने में, आगे वैक्सीन आता है, क्या परिस्थिति बनती है वो अलग बात है, लेकिन अगले 6 महीने जो आज की परिस्थिति है, और ये लॉकडाउन से एक फायदा हुआ है कि लोग सीख भी लिए कि जीने का क्या तरीका है, समझ में है। गांव देहात में, शहर की तो बात अलग है, वहां पर भी लोग समझ लिए हैं, नहीं है तो गमछा लगा के ही मुंह पर उसको साफ करके बांध के घूमता है, माने जहां खेत उत में भी जाना रहता है तो जाता है। इतना अवेयरनेस खास करके आप लोगों को देखने से, या एक जो कैंपेन चल रहा है, या प्रधानमंत्री जी बोले हैं, या जितने मुख्यमंत्री बोले हैं, तो उसका एक प्रभाव ये पड़ा है, या लॉकडाउन जो इतना इन्फोर्स करके रखा गया उसका प्रभाव ये पड़ा कि लोगों को इसकी सेंसिटिविटी समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि अगर धीरे धीरे खुलता है तो लोग उसी तरीके से जीने के आदी भी हो गए, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। बिहार में जो हॉटस्पॉट है उसको हम लोगों ने पूरा सेग्रीगेट करके रखा है। होपफुली वील कम ओवर इट, हम लोग निकल जाएंगे इससे। सिंहदेव साहब, अब मैं उस तरफ बढ़ना चाहती हूँ आप तीनों के पास, जिसमें हम इलाज और जो उम्मीद की किरण पूरे विश्व में दिख रही है उसकी तरफ बढ़े। चाहे वो हिंदुस्तान का BCG टीका हो, जिसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने भी इजाजत मांगी थी केंद्र सरकार से, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, जिस पर बीते दिन दिल्ली के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 पेशेंट्स का कारगर इलाज हो पाया है। न्यूयॉर्क अमेरिका जैसे मुल्क में भी 2 अस्पतालों में 35 और उससे ज्यादा भी शायद पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उत्साहवर्धक नतीजे फिलहाल दिख रहे हैं। इन दोनों थेरेपीज पर आपकी राज्य के स्वास्थ्य विभाग की क्या सोच है इस वक्त, और क्या इस पर आप लोग आगे काम करेंगे? टी.एस. सिंहदेव साहब, आपसे शुरू करते हुए। प्लाज्मा थेरेपी का जहां तक सवाल है, तो जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनसे ब्लड का सैंपल लेके उनकी अनुमति से, और अस्पताल उसको रख भी रहा है, हमारे यहाँ एम्स में रखा भी है उनकी जानकारी में, और प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन के बाद में उसको स्टोरेज में रखा जा रहा है। अगर उसका इस्तेमाल होना है तो सबसे पहले जो डोनर हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। उनकी सहमति अगर हो गई तो प्लाज्मा का उपयोग किया जा सकता है। आज के दिन ये माना जा रहा है कि प्लाज्मा से इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकता है। जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 4 पेशेंट्स पे अपनाया और 2 पेशेंट्स में पॉजिटिव परिणाम आए हैं, तो ये उपयोग बतौर एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, उपयोग बतौर भी इसका अगर इस्तेमाल होता है, अनुमति इसकी अगर ICMR और ऐसी संस्थाओं से मिल जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई हर्ज है। जहां तक वैक्सीन या एंटीडोट के डेवलपमेंट का सवाल है, हम उससे पीछे बताए जा रहे हैं। कई देशों में, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी 500-500, 800 लोगों के ग्रुप तैयार होके आए हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी हैं, अन्य लोग भी हैं, जो अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए सहमति देके आगे आ रहे हैं, और उनके ऊपर प्रयोग की जो क्रिया चालू होगी, बताया जा रहा है कि 3 चरणों में ये प्रयोग आगे चलेगा, समयबद्ध तरीके से, बीच में गैप देके किसी को एक प्रकार का वायरस लोड दिया जाएगा, किसी को दूसरे प्रकार का दिया जाएगा, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या परिणाम। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो जा रहा है, जो आशावादी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आकस्मिक कुछ हो गया तो 6 महीने नहीं तो साल भर लगेगा इस वैक्सीन को डेवलप करके, टेस्ट करके, प्रामाणिक रूप देके और उसको उपयोग में लाना। तो जहां तक इन प्रयोगों का सवाल है, अभी ये पाइपलाइन में है। इसका उपयोग अगर प्लाज्मा थेरेपी के लिए अनुमति मिलती है तो किया जा सकता है। वो सरल क्रिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी सीमा ये है कि मुझे बताया गया है कि एक सैंपल से 3 या 4 लोगों को ट्रीटमेंट, प्लाज्मा से 3 या 4 लोगों को ट्रीट किया जा सकता है। तो अंततः ट्रीट करने की संख्या मरीजों, पॉजिटिव मरीजों की संख्या से जुड़ा हुआ होगा। अगर भारत में 700 लोग प्रभावित हैं अभी तक, तो 7 या 2100 या 2800, केवल हम 2800 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीट कर पाएंगे, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया था। तो उसकी एक सीमा है। हम इंतजार कर रहे हैं तब तक किसी ऐसे वैक्सीन का।
जो व्यापक उपयोग में लाया जा सकता है। कोरोना ने टी.एस. सिंहदेव साहब अगर पूरे विश्व को, भारत में सबको ये सिखाया है कि सफाई कितनी जरूरी है, पर्सनल हाइजीन, कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो दूसरी तरफ धैर्य भी बहुत दिया है। और जो आप कह रहे हैं वही मुझे लगता है हर नागरिक इस वक्त सोच रहा है। तो आपको अपडेट दे दे, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में वैक्सीन के ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू तो हो गए हैं, लेकिन दवा आते आते अगर ये कारगर भी हो जाता है, ये वैक्सीन सही साबित हो जाता है, तब भी इस साल के अंत तक ही ये हो पाएगा। और इस वक्त हमारे साथ राजेश टोपे जी भी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, थोड़ा सा देर हो गया आपको जुड़ने में, लेकिन सबकी नजर इस वक्त महाराष्ट्र पर भी है और वहां पर मामले 6,817 के आसपास है, 300 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले तो आज सुबह जो भी आपको स्टेटस रिपोर्ट आई हो अपने राज्य के बारे में, वो हमारे दर्शकों को बताएं। और साथ ही लॉकडाउन क्या 3 मई से आगे भी बढ़ाने की परिस्थिति बन सकती है, क्या इस वक्त आप लोग ऐसा सोच रहे हैं? राजेश। नहीं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन एक है कि हमारे में मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो कितने दिन में ये डबल हो रहा है, ये परिमाण आजकल बहुत हर राज्य के लिए, हर जिले के लिए भी निकाला जाता है। तो राज्य में अभी डबल होने का जो परिमाण होता है, तो ये अभी पहले 3 दिन था, 5 दिन, फिर 7 दिन, अभी उससे भी 7.5 तक हमारा आगे बढ़ गया है। और सब इम्पोर्टेंट ये है कि मृत्यु दर भी बहुत, अभी पहले 7 पे था, अभी वो 4 तक आ गया है। तो हमने काफी उसमें मेहनत की है कि भाई टास्क फोर्स लगाए हैं और ऑडिट कमेटी भी किया है, जिसमें हम डेथ ऑडिट बोलते हैं हम उसको, कि हर कोई डेथ हुआ तो उसका पूरा केस पेपर देख के पूरी एक एक्सपर्ट कमेटी उसकी छानबीन करती है कि कोई निग्लिजेंस हुआ क्या कर सकते थे हम कि इसको बचा सकते थे। ये सभी की जांच हम बहुत बारीकी से कर रहे हैं। तो हमारा एक रुग्ण हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम पूरी जद्दोजहद कोशिश में लगे हैं। रहा सवाल लॉकडाउन के हद तक, लॉकडाउन हम अच्छी तरह से निभाने का काम हो रहा है। जो केंद्र शासन ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कहा है, उस हिसाब से लॉकडाउन हम पूरा उसमें जो अनुशासन बरतना चाहिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक है कि अभी कल प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके क्या और आदेश आते हैं वो भी देखेंगे। हॉटस्पॉट के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, जो ग्रीन जोन और येलो जोन है उसके लिए कुछ अलग हो सकते हैं। तो इसके बारे में टाइमली जो भी गाइडलाइंस आते हैं उस हिसाब से हम भी निर्णय लेंगे, ऐसा मैं सभी लोगों से, दर्शकों से भी कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि इसमें अभी महाराष्ट्र का पुणे अगर एरिया छोड़ा तो फिर बाकी जगह पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई भी नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उन एरिया में कुछ हद तक हम बिजनेसेस और बाकी सब काम चालू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इंडस्ट्रीज चालू कर सकते हैं, खेती तो हमारी सभी जगह पे चालू ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन कुछ हद तक राहत जरूर 3 मई के बाद हो सकता है। आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर काम जो है वो 3 मई के बाद आप सोच सकते हैं शुरू करने के। लेकिन राजेश जी, मुंबई और पुणे यही 2 सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मुंबई में भी अगर हम फिर हिस्सों में जाएं, हॉटस्पॉट्स पर जाएं, तो धारावी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब। पूरे देश की नजर थी पहले दिन से ही कि यहां पर अगर संक्रमण फैलता है तो कैसे हम रोक पाएंगे, जिस तरह की घनी आबादी है सिर्फ धारावी के अंदर। इन सब को लेकर क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी अभी तक की कारगर हुई है, या उसमें आप कुछ बदलाव कर रहे हैं? रमजान का भी महीना शुरू हुआ है, क्या उसको लेकर कुछ चुनौतियां बीते दिन आई थी, तस्वीरें आई थी कई जगहों पर, बाजार में लोग निकल जा रहे थे लॉकडाउन तोड़कर, क्या इस पर भी कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे राजेश जी? जरूर। मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमारा यही है कि जो घने हमारे बस्तियां हैं वहां पर किस तरह से हम हमारा जो क्लस्टर कंटेनमेंट है वो किस तरह से हम उसका अमल करें, वही हमारे को सबसे ज्यादा चैलेंज है। इसलिए हमने एक किया है, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन एक है कि जो पहले होम क्वारंटाइन करते थे, यानी घर में ही रहो, ऐसा जो कहा जाता था, जो क्लोज कॉन्टैक्ट होते, हाई रिस्क
कॉन्टैक्ट होते हैं, एखादे घर में अगर एखादा पॉजिटिव आता है तो वो घर के कई लोगों को हम होम क्वारंटाइन करते थे। लेकिन एक छोटे घर में एक छोटे से 10x15 के या 10x10 के रूम में 10-15 लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर होम क्वारंटाइन करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है या इम्पॉसिबल काम है। तो इसीलिए वहाँ से उठा के हम उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना, ये हमने एक अभी पक्का तय कर लिया है। और अगर उस बस्ती में नहीं हो सकता है तो थोड़ा दूर होके क्यों ना हो, लेकिन हम उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए जितनी भी हमारे जो भी करना पड़ सके, जैसा कि होटल्स बुकिंग हो, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस बुकिंग हो, कुछ कम्युनिटी हॉल बुकिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन हम करेंगे और उनको हम होम क्वारंटाइन के बजाय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे। ये एक हमारा स्ट्रैटेजी का एक चेंज रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम उन एरिया में जहाँ पर बहुत ज्यादा वायरल लोड है वहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे जो क्वारंटाइन लोग हैं इंस्टीट्यूशनल उनको देने के बारे में हम निर्णय ले चुके हैं। नंबर 3, हम ये भी करना चाहते हैं कि जो अर्ली डिटेक्शन, जिससे कि लास्ट मिनट को अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है तो वो हाथ से निकल जाता है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और वो अर्ली डिटेक्शन के लिए 2 चीजें हमने निर्णय लिया है, जैसा कि पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं उसको, कि जिससे हम इंडेक्स फिंगर पे अगर वो लगाते छोटा सा इंडेक्स फिंगर पर पहचान की बात आप कर रहे हैं, जिससे संक्रमण को भी नियंत्रित। मैं आपके पास भी आऊंगी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बीसीजी के टीके के इस्तेमाल के लिए भी इजाजत मांगी थी। प्लाज्मा थेरेपी पर भी मैं आपके पास भी आऊंगी संजय झा जी, और आपके पास भी रघु शर्मा। संजय जी, प्लाज्मा थेरेपी के लिए कुछ किया जाएगा क्या बिहार में भी, अगर कारगर साबित हो रहा है विश्व के अलग हिस्सों में, दिल्ली में, भारत में? देखिए, ये बिल्कुल ये डिजीज जो है वो तो अननोन था, कहाँ से आया, क्या परिस्थिति है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। जो भी इनिशिएटिव, जो भी इनोवेशन किया जा सकता है, बिहार सरकार सारे चीज़ के लिए तैयार है। और जो भी केंद्र का एक डायरेक्शन है, एक प्रोटोकॉल है, उसमें जो भी कहा जाएगा वो कुछ ना कुछ अगर होता है तो बिल्कुल हम लोग उसके साथ हैं। ठीक है रघु जी, एक लाइन में बस जल्दी से जवाब इस पर, प्लाज्मा थेरेपी पर, बीसीजी पर। देखिए मैडम, यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज, उनके ब्लड सैंपल लेके रखे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है। हम लोग ने आईसीएमआर को लिखा है, आईसीएमआर की अगर गाइडलाइन आती है तो यहाँ प्लाज्मा थेरेपी की हमारी तैयारी है पूरी। ठीक है। सेकेंडली, जो दवाओं के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया वो भी एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया था। जी सर। जब हमारे 4 मरीज यहाँ भर्ती थे तब ये जो स्वाइन फ्लू में काम आने वाली दवा थी, जो मलेरिया में काम। बिल्कुल, तमाम राज्य सरकारें अपने तरफ से जो कदम उठा रही हैं वो आप इस 1 घंटे में समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन जुड़े रहिए आज तक के साथ, क्योंकि कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, अगर कोरोना को हराना है तो आपको आज तक के साथ रहना है, क्योंकि इस ई एजेंडा कॉन्क्लेव में हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार सेशंस के जरिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।